एपिसोड के स्टार्टिंग में चुन्नू मुन्नू चियोन को देखकर सोच रहे थे आखिर ये कैसा हो सकता है। उसने मुकेम को हरा दिया जिसे हम दोनों मिलकर भी हरा नहीं सकते। उन्होंने ही तो 10 दिन पहले कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए। चियोन कहता है क्या तुम दोनों भी ट्राई करना चाहते हो। दोनों सर हिलाकर मना करते हैं। चियोन कहता है तो फिर उसे यहाँ से ले जाओ और दोनों जल्दी से जाकर मुकेम को उठाते हैं। चियोन सोच रहा था अगर मेरे पास पावर के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटी भी होती तो क्या वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते। यहाँ पर मुकेम गुस्से में कहता है मुझे छोड़, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ। और रही तुम्हारी बात, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया। चियोन कहता है सेकंड टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, अगर ये नहीं होता तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। मुकेम कहता है फालतू के एक्सक्यूज देना बंद करो। चियोन कहता है अगर तुम बार बार ऐसे मुझे मारने के लिए आते रहोगे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तुम खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे हो तो मुझे धमकी दे रहे हो। मुकेम कहता है क्या कहा तुमने। चियोन वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि जितना बकना है बैठकर बकते रहो। चियोन फिर जाते हुए सोच रहा था ये काफी डेंजरियस था। अगर नैनो नहीं होता तो शायद मैं हार भी सकता था। मैंने मार्शल आर्ट सबसे फास्ट सीखी है, पर मेरे पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं टीचर की तरह पावरफुल नहीं बन सकता उनकी तरह बटरफ्लाई टेक्निक को सीखने के बाद भी। अगर मुझे हाई स्टेटस चाहिए तो मुझे बहुत नेगोंग और एक्सपीरियंस चाहिए, पर 6 क्लास मुझे ये शांति से करने नहीं देगी। चियोन फिर झील के किनारे जाकर नैनो से पूछता है नैनो मुझे ये बताओ आखिर मैंने अभी तक कितने % फंक्शन का यूज़ किया है। नैनो चेक करके बताता है ओनली 3%। चियोन कहता है क्या मैंने बस इतना इस्तेमाल किया है। नैनो कहता है आपने अभी तक 10 में से 3 फंक्शंस को भी यूज़ नहीं किया है। चियोन सोच रहा था तो फिर इसका मतलब मेरे पास अभी भी ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। नैनो बताओ मुझे आखिर मेरे पास अभी कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल मैं अच्छे से कर सकता हूँ। इसके लिए नैनो चियोन के दिमाग में मैनुअल फंक्शन विद इंग्लिश लैंग्वेज को भेजता है ताकि उसे चीज़ें समझ में आ सके। फिर ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद चियोन को थोड़ी बहुत डिजीनेस फील हो रही थी। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा था जिस वजह से मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, पर मुझे अभी के लिए उल्टी नहीं आ रही। चियोन फिर फंक्शंस को सर्च करता है और उसके सामने बहुत सारे फंक्शंस के टैब्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, क्या मैं इतने सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये क्या है रिपीटेटिव बैटल इन ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर ये वही है जिसका इस्तेमाल करके मैं मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा सकता हूँ तो मैं अभी इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। नैनो कहते हैं इसके लिए मोशन एनालिसिस पूरा करना होगा ताकि सिमुलेशन को क्रिएट किया जा सके। चियोन कहता है तो क्या तुम मेरे लिए एक मुकेम बना सकते हो जिसे मैं पीट सकूँ। नैनो कहता है मेरे पास अभी इतनी जानकारी तो नहीं है, पर मैं फिर भी एक अवतार बना सकता हूँ। चियोन कहता है जानकारी ना होना काफ़ी बुरी बात है, पर इसे जल्दी से तैयार कर दो। चियोन फिर एक खाली जगह पर जाकर कहता है ये जगह ठीक होगी, यहाँ पर लगता नहीं कि कोई भी है। उसके बाद नैनो उसके बाद जितनी भी जानकारी थी उसका इस्तेमाल करके अवतार को क्रिएट करता है। नैनो फिर चियोन को अवतार की इम्पैक्ट परसेंटेज को सेट करने को कहता है। चियोन पूछता है आखिर इम्पैक्ट परसेंटेज क्या है। नैनो कहता है इसका मतलब होता है आप अवतार के हमले से कितना % डैमेज लेना चाहेंगे। अगर आप इसे नॉर्मल फाइट की तरह ही लड़ना चाहते हैं तो फिर इसे 100% पर सेट कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे कम भी कर सकते हैं। चियोन कहता है आखिर इसे दर्द कितना होगा, तो ठीक है इसे 100% पर सेट कर दो। इसलिए नैनो इसे 100% पर सेट करके सिमुलेशन शुरू करता है। और ये अवतार बिल्कुल ही मुकिम की तरह बातें भी कर रहा था। है गंदे खून, हिम्मत है तो मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ। चियोन कहता है आखिर स्टूपिड सी चीज भी सिमुलेशन का पार्ट क्यों है, पर जो भी मैं उसे यहाँ पर मार पाऊंगा। तभी मैं उसे मार नहीं पाया था क्योंकि सेकंड टेस्ट सामने है, पर यहाँ पर मैं उसे मार दूंगा क्योंकि वो बस है अवतार है। अवतार फिर कहता है अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, और वो चियोन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। चियोन देखकर सोच रहा था बिल्कुल ही सिमिलर है रियल वाले से। चियोन फिर अवतार के ऊपर हमला करने के लिए जाता है जिससे कि अवतार बड़े इजीली डॉज करके कहता है क्या तुम्हें लगा इस तरह का स्लो अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। और फिर अवतार उसे एक पंच मारता है जिस वजह से चियोन को बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। चियोन कहता है आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। नैनो कहता है नैनो मशीन्स ने आपको वही सेम अमाउंट का दर्द दिया है जो कि आपको पहले हुआ था रियल वाला फाइट में। नैनो फिर कहता है कि आप इम्पैक्ट परसेंटेज को कम करना चाहेंगे। चियोन कहता है नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। दोनों के बीच में फिर बहुत देर तक फाइट चलती है और फाइट करने के बाद चियोन पूरा ही थक कर नीचे लेट गया था। चियोन कहता अभी टाइम क्या हुआ है नैनो। नैनो कहता अभी रात के 9 से 11 के बीच का समय हुआ है। चियोन फिर कहता है मैंने सप्ताह से 15 बार फाइट की है जिसमें मुझे बस आखिरी बार में ही जीत मिली। पहला फाइट तो बस 5 फॉर्मेशन में खत्म हो गया था और मैं तो खुद को प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया था। अगर मैंने मुकेम से प्रॉपर फाइट करी होती तो मैं ऑन द स्पॉट ही हार जाता। नैनो कहता है आपकी स्किल आपके तजुर्बे के अनुसार ही बढ़ती रहेगी और आप जैसे जैसे ट्रेनिंग करते जाएंगे आपके मूवमेंट से फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। चियोन कहता है क्या हुआ अगर मैं बस अवतार के खिलाफ ही लड़ता हूँ जो कि बस इन्फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करता है और मैं उससे हार गया। पर तुम वेट करो अवतार, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों में हर मैच में हराऊंगा और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। चियोन फिर वापस अपने डोर में आ जाता है और उसका बेड कहाँ पर रखा उसे ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी ह्योबोंग आगे आकर कहता है प्रिंस साहब का बेड इस तरफ है। सभी उसे देखकर सोच रहे थे आखिर वैसा क्यों कर रहा है, और चियोन भी देखकर पूरा ही हैरान था। तुम्हारा एटीट्यूड तो पहले से पूरा ही बदल गया है।
क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ह्योबोंग सोच रहा था ऐसे भी मुकेम ने मुझे निकाल दिया है तो अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में साथ में जल्दी ही मारा जाऊंगा, तो क्यों ना एक दाव खेला जाए। ह्योबोंग कहता है प्रिंस, मैं कैडेट नंबर 23 ह्योबोंग आपको सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे मास्टर बन जाइए। दूसरे कैडेट से देखकर सोच रहे थे वो लड़का आखिर कर क्या रहा है। सेवेंथ प्रिंस को अपना मास्टर बना रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जियोन भी ये सुनकर हैरान था। तो मेरा सर्वेंट बनना चाहते हो? ह्योबोंग कहता मैंने पहले जो भी करा था उसका लेकर मैं रिग्रेट करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे आपको सर्व करने का मौका दीजिए। जो सोच रहा था सर्वेंट मेरे लिए, मैं वो हूँ जिसे हमेशा दूसरे पर भरोसा करने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसका कोई सर्वेंट बनना चाहता है वो भी खुशी खुशी बिना फोर्स किए, इसलिए चियोन उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। ह्योबोंग कहता आपका शुक्रिया मास्टर, मैं मरते दम तक आपको सर्व करूंगा। तभी वहाँ पर मुकेम और जाह्यून आते हैं। मुकेम कहता मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए क्या चला गया, यहाँ पर तो कुछ भी हो रहा है। जाह्यून ह्योबोंग को कहता है आखिर तुम्हारे जैसा कोई कीड़ा मकोड़ा किस अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। ह्योबोंग सोच रहा था जाह्यून और मुकेम दोनों ही काफी डरावने हैं, पर मुझे अपना डर उनके सामने पेश करना नहीं चाहिए। जियोन जाह्यून को कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो किसी दूसरे के सर्वेंट को कीड़ा मकोड़ा बुलाने की? तुम्हें तो खुद एक कीड़े मकोड़े हो जो कि दूसरों का चाटते रहते हो। जाह्यून कहता है क्या कहा तुमने? जियोन कहता आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जाह्यून बड़े गुस्से में उसे पंच मारने के लिए जाता है, जिसे कि जियोन बस डॉज करके उसे गले पे मारता है और जाह्यून जाकर नीचे गिरता है। जियोन कहता है ये तो अब तक के मुकाबले कुछ भी नहीं था। ह्योबोंग जियोन के पावर को देखकर सोच रहा था मैंने जैसा सोचा था, मैंने सही फैसला ही लिया है। जियोन फिर मुकेम को कहता है क्या तुम एक और राउंड करना चाहोगे? मुकेम कहता है जब तक मजा कर सकते हो मजा कर लो, और क्योंकि तुम्हारे पास सर्वेंट आ गया इसे कुछ भी बदल नहीं जाता। और मुकेम ये कहकर जाने लगता है। दूसरे कैडेट सोच रहे थे क्या मुकेम ने उसे इग्नोर कर दिया। वो मुकेम जो कि सबसे लड़ता रहता उसने अवॉइड किया। पर ये जो भी हो इस स्प्रिंगलैंड की अथॉरिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती, पर फिर भी ये काफ़ी अजीब है। लगता है सेवेंथ प्रिंस डिमोनिक अकेडमी में एक चेंज लाकर रहेगा। फिर सीन कट होता है एक हफ्ते बाद सेकंड टेस्ट के दिन ही। प्यून कह रहा था मैंने तुम लोगों को सब कुछ सिखा दिया जो कि तुम लोगों को सीखना चाहिए था, और अब आगे से तुम कैसा परफॉर्म करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लिवा फिर कहता है टेस्ट को शुरू करने से पहले हम मैचेस को सेट कर लेते हैं, और इसके लिए ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 का जो टीम बनाया गया है और ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 8 तक जो टीम बनाया गया है, और ऐसे जितने भी टीम्स बनाए गए हैं 4 ग्रुप्स का मिलाकर उनका लीडर सभी यहाँ पर आओ, और एक ही टीम के अंदर जो 4 ग्रुप्स हैं उनके बीच में फाइट होगी। लिवा पहले ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 के लीडर को सामने आने को कहता है। लिवा देखता है कि ग्रुप 2 और 3 का लीडर बदल गया है, जबकि 1 और 4 अभी भी सेम है। डार्क क्लान का मुयोन अभी भी ग्रुप 1 का लीडर है और ग्रुप 4 का लीडर भी सेम है। उसके बाद मुयोन आकर चीट को उठाता है और पहले 4 ग्रुप में मैच सेट हो जाती है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3 और ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4। उसके बाद लिवा सेकंड टीम के ग्रुप 5 से लेकर 8 के लीडर को आगे बुलाता है, और इन चारों ग्रुप में भी 2 ग्रुप के लीडर चेंज हो गए हैं, और हम देखते हैं कि ग्रुप 8 का लीडर मुकेम बदलकर चियोन बन चुका है, जो देखकर लिवा भी पूरा हैरान था। वॉन्ड्यू भी देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मैंने उसे बहुत ही वार्न किया था, पर मुकेम आखिर उसने ये क्या कर दिया। फिर हमें पास्ट में कल के सीन को दिखाया जाता है, जब प्रैक्टिस ग्राउंड में सारे ग्रुप ट्रेनिंग करने के बाद स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहे थे कल के टेस्ट के लिए, पर मुकेम वापस आ चुका था और सभी को ऊपर से देख रहा था। वो सभी अभी भी ग्रुप ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रेटेजी सबके सामने ही बनाई है और सबको पता है कि कौन क्या करेगा? उन्हें इसे देखने का कोई फायदा नहीं है, मैं जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तभी वहीं पर वॉन्ड्यू आती है, पर मुकेम उसे इग्नोर करके जा रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रही हूँ और तुम इग्नोर करके जा रहे हो। मुकेम कहता है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। वॉन्ड्यू कहती है मैं तुमसे बात करने आई हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मुकेम कहता है तुमने ही तो कहा था स्प्रिंग क्लान के लोग इडियट होते हैं। वॉन्ड्यू कहती है तुम बहुत ही एनोइंग हो और स्प्रिंग क्लान के लोग काफी छोटी बुद्धि वाले भी होते हैं। ठीक है, मैं जो भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। वॉन्ड्यू दिखाती है कि उसके हाथ में चोट आई है। मुकेम कहता है तुम्हें चोट कैसे लगी? वॉन्ड्यू कहती है कल हुआ, जब मैं रात को अकेले ट्रेनिंग करी थी मेरे ऊपर किसने आकर छुपकर हमला करा। मुकेम कहता है तुम्हारे ऊपर किसने हमला करा? आखिर किसकी हिम्मत होगी तुम्हारे ऊपर हमला करने की? में वॉन्ड्यू कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मास्क पहना था। मुकेम कहता है उसने मास्क पहना था या नहीं ये सवाल नहीं है, तुम उनसे मार खा गई क्योंकि तुम काफी केयरलेस थी। वॉन्ड्यू कहती है मेरे शब्दों का हल्का मतलब मत निकालो, मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं थी। मुकेम कहता है तो फिर तुम यहाँ पर आई हो मुझे वार्न करने, ताकि मैं केयरफुल हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो गई हो। वॉन्ड्यू कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि उनका अगला निशाना तुम भी बन सकते हो, क्योंकि हम दोनों के ग्रुप सेम ही टीम में आते हैं। वॉन्ड्यू कहते हैं तुम्हें याद है उन्होंने कहा था हम सभी के ग्रुप 4 के ग्रुप्स में बटेंगे और फिर इन चारों ग्रुप में से 2 मैचेस को डिसाइड करे जाएंगे। मुकेम कहता है आखिर उसका इससे क्या लेना देना? वॉन्ड्यू कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर वो 4 ग्रुप का एक टीम क्यों बना रहे हैं, जबकि वो किसी को भी किसी भी टीम से लड़वा सकते थे? मुकेम कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। वॉन्ड्यू कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छे से सोचो, उन्होंने जबकि हमें बता दिया है कि कौन से ग्रुप कौन से टीम में रहेंगी, टीम्स को पता है कि उनका ओपोनेंट कौन कौन हो सकता है।
मुकेम कहता है तो तुम कहना चाह रहे उन्होंने जानबूझकर अनाउंसमेंट पहले करी है ताकि टीम लीडर्स को टारगेट किया जा सके। वॉनड्यू कहते तो तुम उतने इमीडिएट नहीं हो। तुमने सही कहा, अगर टीम लीडर नहीं रहेंगे तो टीम्स का अपना फॉर्मेशन मेंटेन करने में बहुत ही मुश्किल होगी। एनीवेज मैं तुम्हें बस ऐसे भी कहना चाह रही थी, इसलिए कहीं पर भी अकेले ट्रेन करने मत जाना। मैं कोई भी शर्मनाक खबर सुना नहीं चाहती, जैसे कि क्लान के उत्तराधिकारी को लात मार कर निकाल दिया गया है क्योंकि वो टेस्ट को पास नहीं कर पाया। वॉनड्यू फिर चली जाती और मुकेम सोच रहा था हम में से जो सबसे कमजोर है वो मुझे वार्निंग दे रही थी। क्या उसे पता नहीं उसे अपनी लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए, पर मुझे फिर भी इसे अनदेखा करना नहीं चाहिए। क्या मैं जाहून को अपने साथ ही लेकर चलूं? इसी बीच हम एक मास्क पहने लड़के को देखते हैं जो कि मुकेम के ऊपर नजर रख रहा था। फिर हमें शाम को जॉन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। नैनो कहता है मास्टर बहुत देर हो चुकी है। जॉन पूछता है नैनो मैंने मुकेम के अफ्तार के खिलाफ कितने परसेंटेज मैच जीते हैं? तो नैनो कहता है अराउंड 60%। जॉन सोच रहा था अभी भी ये बहुत ही कम है। मैंने कहा था कि मैं एक हफ्ते के बाद उसे काफी इजीली हरा पाऊंगा, पर मेरी विनिंग परसेंटेज अभी भी 60 पर ही है। नैनो कहता है आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी एंड फॉर्मेशन बहुत इंक्रीज हो गई है इतने सारे बैटल लड़ने के बाद। आपने टोटल 106 ट्रेनिंग सेशंस करे हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से कुछ ही दिनों में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। जॉन कहता है क्या तुम मुझे सिंपैथी दे रहे हो? नैनो कहता है यह बस एक एनालिसिस बेस्ड एस्टिमेट है। जॉन फिर सोच रहा था मुझे भी वापस जाना चाहिए, और जब जॉन वापस जा रहा था उसे फाइटिंग की साउंड सुनाई देती है और जॉन जाता है देखने की आखिर क्या हो रहा है। जॉन अपने सामने किसी को देखता है पर अंदर होने की वजह से पहचान नहीं पा रहा था, और वो जमीन पर भी किसी को पड़ा हुआ देखता है। इसलिए जॉन नैनो को कहकर नाइट विजन मोड को एक्टिवेट करता है। नाइट विजन की मदद से पता चलता है कि यह तो मुकेम है, और जो नीचे पड़ा हुआ है वो है जायहून। वो लड़का फिर से मुकेम के ऊपर हमला करता है जिससे कि मुकेम बाल बाल बचता है। जो सोच रहा था मुकेम के ऊपर इससे प्रेशर बना पाना उस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता, पर आखिर वो लड़का है कौन? यहाँ पर हमलों को डॉज करते हुए मुकेम के पैर में चोट लग जाती है, जो देखकर जो सोच रहा था मैं मुकेम की हेल्प तो करना नहीं चाहता, पर टेस्ट के एक ही दिन पहले मैं टीम लीडर को ऐसे चोटिल होने नहीं दे सकता। इसलिए जॉन बीच में आ जाता है और पंच मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले वो लड़का पीछे हट गया था। वो मेरे हमले के पहले ही पीछे हट गया। वो एक एक्सपर्ट है जिसके स्किल को मैं जज नहीं कर सकता। तभी वो लड़का वहां से चला जाता है और जॉन सोच रहा था मुझे उसके पीछे जाना नहीं चाहिए। और मुकेम क्या तुम ठीक हो? मुकेम कहता है आखिर मुझे तुम जैसे किसी हेल्प लेनी पड़ी, ये तो काफी शर्मनाक है। जॉन कहता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन मुकेम और जाहनी को लेकर वापस डोर में आ चुका था, और उन तीनों को ऐसे एक साथ देखकर सभी काफी सरप्राइज थे। प्रिंस क्या हुआ, क्या आप ठीक है? और जाहन को क्या हुआ है? जॉन कहता है तुम लोग बाद में इसके बारे में जान लेना, उससे पहले तुम लोग इन दोनों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करो। सिर्फ योबोंग की जॉन से पूछता है मास्टर क्या आपको कहीं चोट आई है? जॉन कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जॉन फिर नैनो से पूछता है क्या जाहन ठीक हो जाएगा, और नैनो स्कैन करके कहता है उसकी इंजरी शॉट की वजह से हुई है, अगर डिसइंफेक्शन के बाद स्टिच कर दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन सोचा था तो फिर इसकी इंजरी सीरियस नहीं है, पर तभी दूसरे कैडर्स कहते हैं कि मुकेम के पैर में से काफी खून निकल रहा है। जॉन सोचा था मैं जाहन की वजह से मुकेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुकेम के पैर में एक बड़ा कट लगा था जिसकी वजह से काफी खून बह रहा था। जॉन जल्दी से ह्योबोंग को पियूं को बुलाने को कहता है, और पियूं जल्दी से आकर फर्स्ट एड देता है। जॉन पूछता है मुकेम अभी कैसा है? मुकेम कहता है हमारे पास अभी जॉब है, उसकी मदद से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर इस कंडीशन में उसे कुछ दिनों तक चलने में काफी प्रॉब्लम होगी। सारे कैडेट सोचने लगते हैं कि हम अभी क्या करेंगे, हमारा टेस्ट कर लिए और हमारा लीडर काफी चोटिल हो गया है। पियूं कहता है मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे लेकर इन्फर्मरी जाता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जॉन कहता है रुके जरा, यहाँ पर एक और भी घायल है। ह्योबोंग कहता है मैं उसे इन्फर्मरी लेकर जाता हूँ, पर जॉन कहता है कि नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर जाता हूँ। जॉन जान को कंधे पर उठाकर लेकर जाता है और पियूं का कहता है जान भी काफी जख्मी है, यह मुकेम जितना सीरियस नहीं है पर उसे फिर भी काफी अटेंशन चाहिए। पियूं कहता है मुझे पता है, मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई तो उसे लेकर यहाँ पर आ ही जाएगा। जॉन कहता है कि आपने उसे जानबूझकर छोड़ा था ताकि आपको कोई फॉलो करे। पियूं कहता है तुम बिल्कुल भी गधे नहीं हो। जॉन कहता है आखिर इसका रीजन क्या है? पियूं कहता है रीजन यह कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे टीम में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि तुम्हें टेस्ट में फेल करवा सकता है। मैं देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि ये चोटिल हो गया है। मुझे बस इतना ही कहना था, चलो उसे मुझे दो और तुम वापस जाओ। तुम्हें पता होगा कि रात को कैडर्स का बाहर जाना मना होता है। पियूं फिर जाने से पहले कहता है अगर तुम्हारे पास दांत नहीं है तो तुम्हें अपनी मसूड़ों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो सोच रहा था आखिर उन्होंने ये क्या कहा, बस हमारे ही टीम में? क्या इसका मतलब ऐसा दूसरे टीम के साथ भी हुआ है? मुझे लगा था कि टेस्ट का कोई सिंपल लूप होल है, पर मैं गलत था। जरूर सेकंड स्टेज के पीछे कोई ना कोई एजेंडा है। एक टीम लीडर के ऊपर हमला करना, क्या वो जानबूझकर ये नहीं करे ताकि वो टीम को आसानी से हरा पाए? उन्होंने जानबूझकर हमें बता दिया था कि हमारे ओपोनेंट्स कौन कौन हो सकते हैं ताकि हम टेस्ट से पहले दूसरे को मारना शुरू कर दें। उन्होंने ऐसा किया ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो। ये तो हेवनली डीमन कोड का सेक्ट है। वो चाहते हैं कि हम डीमंस की तरह एक्ट करते रहे, जहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना हो और हम जो चाहे वो करें बिल्कुल डीमंस की तरह। यहाँ पर ग्रुप 8 के डोर में सारे कैडेट्स काफी चिंता में थे, आखिर हम क्या करेंगे?
हमारा लीडर अभी चोटिल हो गया है, आखिर हम सेकंड टेस्ट को कैसे पास करेंगे। तभी जॉन आकर कहता है, तुम्हारे पास अभी कोई भी लीडर नहीं है तो तुम लोग ऐसे छोटे बच्चों की तरह बैठकर रोते रहोगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नया लीडर कौन बनेगा और हमारे आगे का प्लान क्या होगा। कैडेट सोच रहे थे आखिर कौन लीडर बन सकता है। सिर्फ मुकेम के पास ही लीडरशिप ट्रेनिंग थी और एक्सपीरियंस था। जॉन कहता, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी ह्योबोंग कहता है कि हमारे पास हमारे मास्टर हैं, वो हमारे ग्रुप का लीडर बन सकते हैं। ऐसे वो 7 प्रिंस जो है, लगभग सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, पर कुछ लोग थे जो कि अभी भी मान नहीं रहे थे, यानी मुकेम के चुन्नू मुन्नू। ह्योबोंग कहता है, मेरे मास्टर ने मुकेम को भी हराया है। चुन्नू मुन्नू सोच रहे थे हमें अभी क्या करना चाहिए। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि प्रिंस मुकेम जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम अभी के लिए एग्री कर देते हैं। ऐसे वो सेकंड टेस्ट का जीतना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जॉन फिर सबसे पूछकर कंफर्म होकर ग्रुप 8 का नया लीडर बनता है। जॉन कहता, हम जब फॉर्मेशन की ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैंने कुछ सोचा था, और फिर हमें रात के 3 बजे का समय को दिखाया जाता है। सारे कैडेट्स हो गए थे। जॉन चुपके से अपने डॉर्म से बाहर आता है और बाहर आते ही पहले नाइट विजन को एक्टिवेट करता है। जॉन फिर चुपके से ग्रुप 7 के क्वार्टर में जाता है। ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि अभी कोई जाग रहा है या नहीं। नैनो स्कैन करके कहता है, नहीं, पूरे के पूरे कैडेट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। जॉन फिर नीचे आता है और नैनो को कहता है, क्या मुकेम पर जिसने हमला किया था वो यहाँ पर है। नैनो सबका फेस को चेक करके कहता है, नहीं, यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा। जॉन फिर ग्रुप 7 के लीडर के पास जाता है चेक करने, कहीं उसके ऊपर भी हमला तो नहीं हुआ। और जॉन को अपने सामने ऐसा अचानक देखकर काफी डर जाता है, इसलिए जॉन जल्दी से ब्लड पॉइंट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जॉन फिर सोचने लगता है, क्या वो मेरे प्रेजेंस की वजह से जाग गया। वो काफी सतर्क है, जैसे टीम लीडर को होना चाहिए, पर वह जो भी हो, वो अंधेरे में किसी मास्क पहने हुए को पहचान नहीं पाया होगा। अभी मुझे दूसरे कमरे में जाना चाहिए क्योंकि मैंने ग्रुप 7 को पूरा ही चेक कर लिया है, और ग्रुप 5 का लीडर वॉनरयू है, और मैंने जिसे देखा था वो एक लड़का था, और ऐसे भी वॉनरयू मुकेम के मार्शल आर्ट्स को झेल नहीं सकती। इसका मतलब वो ग्रुप 6 का ही कोई है। इस बार भी जॉन अंदर आने से पहले नैनो से कंफर्म कर लेता है कि सभी यहाँ पर गहरी नींद में सो रहे हैं। पर जॉन को एक बात काफी अजीब लगती है, यहाँ पर 20 कैडेट्स की जगह पर 16 कैडेट्स हैं। अगर मैं सोचूं तो इस ग्रुप में 3 फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें इक्वेशन से निकाल दिया जाए तो भी यह गायब है। जॉन फिर नैनो से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई भी मास्क वाले लड़के से मैच कर रहा है। नैनो चेक करके बताता है कि नहीं। जॉन कहता है, तो फिर आज जो यहाँ पर नहीं है उसका ही मास्क वाले लड़के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में होगा तो उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा, तो मुझे भी क्या करना चाहिए। नहीं, मैं भूल गया था, अभी यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, बस टारगेट टीम लीडर को ही किया जा रहा है, तो मुझे भी लीडर्स को टारगेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर एन आई फॉर एन आई एंड ब्लड फॉर ब्लड। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है।